डोकरा शिल्पकला। डोकरा शिल्पकला के संदर्भ में छत्तीसगढ़ का ओचर स्टूडियो भारत की 4000 साल पुरानी कला शैली डोकरा शिल्पकला को संरक्षित करने में मदद कर रहा है। उत्पत्ति है। डोकरा शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की डोकरा डामर जनजाति से हुई है। प्रारंभ में यह एक खानाबदोश जनजाति थी जो बाद में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसी विभिन्न राज्यों में बस गई, जहां यह शिल्प व्यापक रूप से प्रचलित है। डोकरा मध्य भारत की जनजातियों में प्रचलित प्राचीन घंटी धातु शिल्प का एक रूप है। इससे जुड़ी प्रमुख जनजातियां माल, मलार, मल्हौर, माहुली पश्चिम बंगाल, घोरुआ, गांड, घड़वा छत्तीसगढ़, घंटारा और घुंघर उड़ीसा, वोज तेलंगाना आदि। प्रयुक्त तकनीक लुप्त मोम ढलाई सारई पेयू की तकनीक का नाम उनकी जनजाति के नाम पर रखा गया है, इसीलिए इसे डोकरा धातु ढलाई कहा जाता है। यह विधि जस्ता, पीतल और निकल के मिश्रण से बनी हुई मिश्र धातु का उपयोग करके धातुकर्म कौशल को मोम तकनीक के साथ जोड़ती है। इसमें उपयोग होने वाली सांचे यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई जोड़ ना हो। 2018 में भौगोलिक संकेतक GI टैग मिला है। आदिलाबाद डोकरा धातु शिल्पकला बोझ समुदाय बोजारी ओटारी तेलंगाना बंगाल डोकरा पश्चिम बंगाल। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों का उपवर्गीकरण। संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्य आरक्षण का लाभ बढ़ाने के लिए पिछड़ेपन के स्तर के आधार पर आरक्षित श्रेणियों के समूहों का उपवर्गीकरण कर सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। शीर्ष न्यायालय ने EV चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में 2004 के एक फैसले को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि इस तरह का उपवर्गीकरण स्वीकार नहीं है, क्योंकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ST सजातीय वर्ग। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने 6:1 के फैसले में माना कि एक वर्ग के भीतर उपवर्गीकरण भौगोलिक समानता को सुरक्षित करने के लिए एक संवैधानिक आवश्यकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित अनुसूचित जाति की सूची में बदलाव नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने तांती तांतवा समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत करने वाली 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया। अनुच्छेद 15 और 16 के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए राज्य विभिन्न स्तरों की सामाजिक पिछड़ेपन की पहचान करने और पहचाने गए विशेष प्रकार की असमानताओं को दूर करने के लिए विशेष प्रावधान जैसे आरक्षण प्रदान करने के लिए स्वतंत्र है। अनुसूचित जाति पर न्यायालय। अनुसूचित जाति एक समरूप एकीकृत वर्ग नहीं है, क्योंकि अनुभवजन्य साक्ष्य संकेत देते हैं कि अनुसूचित जातियों के भीतर भी असमानता व्याप्त है।
उपवर्गीकरण की शक्ति। संविधान अनुच्छेद 341 सब क्लॉज 1 में राष्ट्रपति को किसी राज्य में जातियों, नस्लों या जनजातियों को निर्दिष्ट करने की शक्ति देता है, जिन्हें इन संविधान के प्रयोजनों के लिए उस राज्य का संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जातियां माना जाएगा, जैसे कि मामला हो। ऐसे ही अनुसूचित अधिसूचना के बाद अनुच्छेद 341(2) में कहा गया है कि केवल संसद ही किसी भी जाति, नस्ल या जनजाति को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल या बाहर कर सकता है। एनपीसीआई द्वारा प्रारंभ यूपीआई टैप एंड पे इसके संदर्भ में है। एनपीसीआई ने यूपीआई पेमेंट में एक नया फीचर लॉन्च किया है, यूपीआई टैप एंड पे। इससे यूपीआई आर्किटेक्चर का उपयोग करते हुए ऑनलाइन भुगतान करने में मदद मिलेगी। मुख्य बिंदु इसका है कि यह यूपीआई के जरिए भुगतान करने के लिए भुगतानकर्ता की यूपीआई आईडी या वीपीए को कैप्चर करने के लिए निकट क्षेत्र संचार तकनीक का उपयोग करता है। यूपीआई आईडी कैप्चर हो जाने के बाद यूपीआई पिन या यूपीआई लाइट का उपयोग करके भुगतान किया जा सकता है। निकट क्षेत्र संचार के बारे में, यह एक छोटी दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी तकनीक है जो आसपास के उपकरणों को एक दूसरे के संचार करने की अनुमति देती है। यह तकनीक संचार के लिए विद्युत चुंबकीय रेडियो क्षेत्र का उपयोग करती है। उपयोग है इससे सिग्नल टच द्वारा सूचना या तुरंत आदान प्रदान किया जा सकता है, जिससे भुगतान करने, संपर्क कार्ड जैसी सूचनाओं का आदान प्रदान करने तथा दस्तावेजों को साझा करने के लिए आसानी होती है। हार्डवेयर आधारित इस तकनीक में एनएफसी संचार के लिए दोनों डिवाइसों में एक चिप की आवश्यकता होती है। यह एक भुगतान प्रणाली है जिसे 2016 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके लिए ग्राहकों को यूपीआई आईडी नामक एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के माध्यम से एनपीसीआई के साथ पंजीकरण कराना होता है। यह पायर टू पायर देने को भी पूरा करता है, जिसे आवश्यकता और सुविधा के अनुसार निर्धारित तथा भुगतान किया जा सकता है। वर्ष 2040 के लिए यूरोपीय संघ द्वारा नया जलवायु लक्ष्य निर्धारित। यूरोप के संदर्भ में यूरोपीय संघ ने अपने आयोग के माध्यम से वर्ष 2040 के लिए एक नया लक्ष्य प्रस्तावित किया है, जिसका प्रयोग 1990 के स्तर की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के शुद्ध उत्सर्जन को 90% तक कम करना है। मुख्य बिंदु, यूरोपीय संघ जलवायु कानून द्वारा अपेक्षित यह प्रस्ताव 2023 में दुबई में COP28 में संपन्न प्रथम ग्लोबल स्टॉक टेक के 6 माह के भीतर 2040 लक्ष्य स्थापित करने की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करता है। मुख्य बिंदु 2040 जलवायु लक्ष्य। वर्ष 2040 का लक्ष्य जलवायु परिवर्तन पर ध्यान देने और वर्ष 2030 के बाद स्थिरता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए यूरोपीय संघ की प्रतिबद्धता को रेखांकित करना है। फरवरी 2024 में यूरोपीय आयोग ने इसका प्रस्ताव रखा, जिसमें 1990 के स्तर के सापेक्ष कुल सीएचजी उत्सर्जन में 90% की कमी की सिफारिश की गई। कुल उत्सर्जन कम करने के लिए यूरोपीय संघ द्वारा उठाए गए कदम। वर्ष 2030 में जलवायु लक्ष्य
यूरोपीय संघ का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 1990 के स्तर के सापेक्ष कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम से कम 55% तक कम करना है। EU earlier step to mitigate net emission। कुल उत्सर्जन कम करने के लिए यूरोपीय संघ द्वारा उठाए गए कदम। यूरोपीय संघ जलवायु कानून, इसे 2021 में पारित किया गया था और इसमें न केवल 55% की कमी का लक्ष्य था निर्धारित किया गया था, बल्कि वर्ष 2050 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने का भी संकल्प है, जो यूरोपीय ग्रीन डील का एक मुख्य उद्देश्य है और यूरोपीय जलवायु कानून के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी है। फिट फॉर 55। इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए यूरोपीय आयोग ने वर्ष 2021 में फिट फॉर 55 योजना शुरू की है। ओलिव रिडले टर्टल संरक्षित स्थित IUCN स्थित सुभेद्य सिटीज परिशिष्ट एक वाणिज्य संरक्षण अधिनियम 1972 सूची 1 में रखा गया है। इसके संदर्भ में है कि ओलिव रिडले समुद्री कछुआओं ने बंगाल की खाड़ी के तट पर नेरिंट अंडे देने के लिए प्रवास करते हैं। बंगाल का खाड़ी के तट पर ओलिव रिडले टर्टल के बारे में। ओलिव रिडले टर्टल प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागरों के गर्म जल में पाए जाते हैं। ओलिव रिडले मादा कछुए सामूहिक अंडा देने के लिए प्रसिद्ध है। इस घट को एरिबार्डास कहा जाता है। ये कछुए एक प्रजनन ऋतु में 1 से 3 अंडे देते हैं। ओलिव रिडले टर्टल के बारे में। यह प्रजाति बड़े पैमाने पर प्रजनन हेतु गहीर माथा तट भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, उड़ीसा के ऋषिकुल्या, रुकरी और देवी नंदी महानदी का सहायक नदी के मुहाने पर नेस्टिंग करती है। ऑपरेशन सद्भाव। इसके संदर्भ में है कि भारत ने फाइटून यागी के कारण आई बाढ़ के पश्चात म्यांमार, लाओस और वियतनाम में आपातकालीन सहायता हेतु ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है। ऑपरेशन सद्भाव के बारे में भारत ने अनुरोध प्राप्त करने के कुछ ही घंटों के भीतर म्यांमार को राहत सामग्री भेज दी। INS सतपुड़ा ने HADR पैलेट्स को टेंट, जनरेटर, सेंट और खाने पीने के लिए तैयार भोजन के साथ यांगून पहुंचाया। यह त्वरित प्रक्रिया इस क्षेत्र में एक प्रमुख HADR प्रदाता के रूप में भारत की भूमिका को रेखांकित करती है। ऑपरेशन सद्भाव के बारे में। भारत ने अनुरोध प्राप्त होने के कुछ ही घंटों के भीतर म्यांमार को राहत सामग्री भेज दी। INS सतपुड़ा ने हैदर पैलेट्स को टेंट, जनरेटर, सेंट और खाने पीने के लिए तैयार भोजन के साथ यांगून पहुंचाया। यह त्वरित प्रक्रिया इस क्षेत्र में एक प्रमुख हैडर प्रदाता के रूप में भारत की भूमिका को रेखांकित करता है। ऑपरेशन सद्भाव के बारे में। भारत ने अनुरोध प्राप्त करने के कुछ ही घंटों के भीतर म्यांमार को राहत भेज दी। INS सतपुड़ा ने हैदर पैलेट को टेंट, जनरेटर और सेंट खाने पीने की तैयार खाना भेज दिया है। यह तुरंत प्रक्रिया इस क्षेत्र में एक प्रमुख हैडर प्रदाता के रूप में भारत की भूमिका को निर्धारित करती है।
ऑपरेशन सद्भाव के बारे में। ऑपरेशन सद्भाव ईस्ट नीति के अनुरूप है, जो क्षेत्रीय सहयोग और मानवीय पहुंच के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी इसके संदर्भ में है, वैज्ञानिक संवेदनशील संचार की सुरक्षा के लिए अत्यधिक आधुनिक तकनीक के रूप में क्वांटम क्रिप्टोग्राफी को अपनाने का समर्थन कर रहे हैं। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के बारे में। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी या क्वांटम कुंजी वितरण के रूप में भी जाना जाता है, यह क्वांटम यांत्रिकी के स्वाभाविक रूप से होने वाले और अपरिवर्तनीय कानूनों के आधार पर सुरक्षित डेटा को एन्क्रिप्ट करने तथा संचारित करने के लिए विभिन्न साइबर सुरक्षा विधियों को संदर्भित करता है। कार्यप्रणाली फोटोन का प्रयोग। यह एक क्रिप्टो सिस्टम विकसित करने के लिए फोटोन यानी प्रकाश कण तरंगें और उनके आंतरिक गुणों का उपयोग करता है। यह बाइनरी प्रणाली में बिट्स के अनुरूप ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से क्यूबिट्स के रूप में इनक्रिप्शन कुंजियों के संचार द्वारा कार्य करता है, जिसे क्वांटम बिट्स के रूप में भी जाना जाता है, जो हैकिंग से उच्च सुरक्षा अनुसूचित करता है। कार्यप्रणाली इस प्रक्रिया में सेंडर पोलराइजर के माध्यम से 4 प्रभावित पोलराइजेशन और बिट की स्थिति में फोटॉन्स को संचारित करता है। ऊर्ध्वाधर एक बिट, क्षैतिज 0-45 डिग्री दाएं एक बिट या 45 डिग्री बाएं 0 बिट। रिसीवर के अंत में प्रत्येक आने वाले फोटॉन के पोलराइजेशन को समझने के लिए 2 बीम रिपल स्प्लिटर्स में से एक का उपयोग किया जाता है। यह चक्र तब तक दोहराया जाता है जब तक कि संपूर्ण फोटोन धारा प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच जाती। कार्यप्रणाली है रिसीवर। इसका कार्यप्रणाली है रिसीवर सेंडर को फोटोन प्राप्ति के लिए बीम रिपल्स्ट के अनुक्रमित उपयोग के बारे में सूचित किया जाता है। सेंडर इस सूचना को कुंजी संचार के लिए प्रयुक्त ध्रुवीय कणों के अनुक्रम के साथ क्रॉस रेफरेंस करता है। फोटॉन्स को गलत बीम स्प्लिटर का उपयोग करके पढ़ा जाता है और परिणाम स्वरूप प्राप्त बिट अनुक्रम एन्क्रिप्शन कुंजी का निर्माण करता है।